हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का कमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं वो हमारे तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और बघेल ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर दंतेवाड़ा पढ़ाइए, दंतेवाड़ा पढ़ाइए, एनएमडीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका इंतजार खत्म और दंतेवाड़ा जिला आपके सामने। तो मैप देख लीजिए। सबसे पहले दंतेवाड़ा जिला का ध्यान से मैप देखना है, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं दंतेवाड़ा जिला। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दंतेवाड़ा जिला बना कब, तो 1998 आपको याद रखना है। कब? 1998। कब? 1998। 1998 में आपका जिला बन गया कौन सा? दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला जो है पहले बस्तर जिले में आता था। 1998 में इस क्षेत्रफल को अलग किया गया और नाम दे दिया गया दंतेवाड़ा जिला। सन 2003 से, कब से भाई? सन 2003 से छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों का नामकरण किया गया या नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो उनमें से एक आपको याद रखना है दंतेवाड़ा जिला, एक आपको याद रखना है कांकेर और एक आपको याद रखना है कवर्धा। कवर्धा का नाम कर दिया गया है कबीरधाम, कांकेर का नाम कर दिया गया है उत्तरी बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम कर दिया गया है दक्षिणी बस्तर कांकेर। क्लियर? अब इस दंतेवाड़ा जिला मतलब आप देखते चलिए, मैप में देखें, ये आपका दंतेवाड़ा जिला। क्लियर? जो हमने मैप बनाया है, जो हम मैप जानते हैं बनाना, उसके अकॉर्डिंग ये आपका दंतेवाड़ा जिला है। इस दंतेवाड़ा जिला की बात की जाए तो आपका इस साइड आपका बस्तर की सीमा से लगा है, इधर आपका बीजापुर की सीमा से लगा है और नीचे आपका सुकमा जिला से लगा है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का ये एक ऐसा जिला है जो 3 जिलों की सीमाओं को टच करता है और साथ ही साथ यह एक भू आवेष्टित जिला भी कहलाता है। क्लियर? भू आवेष्टित जिला क्या होता है सर? तो भू आवेष्टित जिला ऐसा जिला जिसकी सीमाएं न ही किसी दूसरे राज्य के सीमा को स्पर्श करे और न ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करे। तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा जिला जिसकी सीमाएं न ही किसी दूसरे राज्य के साथ लगा हो और न ही किसी समुद्री सीमा के साथ लगा हो, ऐसा जिला भू आवेष्टित जिला कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला एक भू आवेष्टित जिला है। यहाँ अगर तहसील की बात करें तो 5 तहसील आपको मिलेंगे: गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंटा, कटे कल्याण। गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंटा, कटे कल्याण। गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंटा और कटे कल्याण। वापस एक बार, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंटा और कटे कल्याण। गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंटा और कटे कल्याण। याद करते चलना है मेरे साथ और, ठीक है? याद करते चलिए एक बार और। गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, आपका कुआंकोंटा और कटे कल्याण। यहाँ आपको मिलेगा 5 तहसील। इस जिले का सबसे नवीनतम तहसील आपका बड़े बचेली, याद रखना है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम खनिज में। तो खनिज की बात करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा ना, खनिज की बात कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा नरेली। क्या भाई? नरेली। ये आपका दिख रहा है तोंगपाल। क्या जगह? तोंगपाल। ये आपको दिख रहा है बड़े बचेली और ये आपका दिख रहा है कटे कल्याण। कटे कल्याण, ये आपका कटे कल्याण, ठीक है। वापस एक बार, नरेली, तोंगपाल, बड़े बचेली और कटे कल्याण। नरेली, तोंगपाल, बड़े बचेली और कटे कल्याण। नरेली, तोंगपाल और बड़े बचेली और कटे कल्याण में मिलेगा आपको टीन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? टीन मिलेगा। क्लियर? वापस एक बार, नरेली, तोंगपाल, बड़े बचेली और कटे कल्याण में मिलेगा टीन। यह आपका बैलाडीला पहाड़ी और मालिंगर क्षेत्र, बैलाडीला पहाड़ी और मालिंगर क्षेत्र में मिलेगा लोहा। बैलाडीला मालिंगर क्षेत्र में लोहा आपको याद रखना है। बैलाडीला मालिंगर क्षेत्र में लोहा। भूसा रस घाटी, भूसारस घाटी या भूसाराम क्षेत्र में आपको मिलेगा ग्रेनाइट पत्थर। क्या मिलेगा भाई? ग्रेनाइट आपको याद रखना है। वापस एक बार बता रहा हूं, नरेली, तोंगपाल, बड़े बचेली और कटे कल्याण में टीन,
बैलाडीला पहाड़ी मालिंगर क्षेत्र में लोहा और भूसारस घाटी या भूसाराम क्षेत्र में ग्रेनाइट है। क्लियर। यदि आप टीन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते चलना है, किसकी बात कर रहे हैं, टीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, टीन। पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, अगर टीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, टीन की बात की जाए, क्लियर, तो जो टीन है पूरे भारत देश की अगर बात की जाए, किसकी, भारत देश की बात की जाए, तो भारत देश में एक लौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो टीन का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। 100% उत्पादन कौन करेगा, आपका छत्तीसगढ़ राज्य। मतलब एक लौता छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे भारत देश की बात की जाए, कहां की बात की जाए, भारत देश की बात की जाए, तो भारत देश में एक लौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो टीन का उत्पादन करेगा। और छत्तीसगढ़ में दो ऐसे जिले हैं जहां टीन मिलेगा, पहले भी बता चुका हूं, दंतेवाड़ा और सुकमा। दोनों में ज्यादा कहां मिलेगा सर, तो दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में भी कहां ज्यादा मिलेगा, तो कटे कल्याण, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कटे कल्याण एक ऐसा जगह है जहां टीन का सर्वाधिक भंडार, आपको याद रखना। कौन सा जगह, कटे कल्याण, आपको याद रखना है। वापस एक बार, पूरे भारत में टीन, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, सुकमा, दोनों में ज्यादा कहां, तो दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में भी ज्यादा कहां, कटे कल्याण, आपको याद रखना है। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा में ही टीन मिलेगा, आपको याद रखना। टीन की बात हो रही तो और चीजें बता देते हैं। टीन का उत्खनन करेगा, आपको पहले भी बता चुका हूं, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। गठन आपको याद रखना है 7 जून 2001, 7 जून 2001, 7 जून 2001, 7 जून 2001। और मुख्यालय कहां है सर, तो रायपुर, मुख्यालय रायपुर। टीन मुख्य रूप से, आपको टीन नहीं, सीएमडीसी मुख्य रूप से 5 परियोजनाएं चलाएंगे। टीकोबाकोलो याद रखना है, क्या याद रखना है, टीकोबाकोलो, 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 टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा। सीएमडीसी से एक प्रश्न पूछता है। गठन कब, 7 जून 2001, मुख्यालय कहां है, तो रायपुर, आपको याद रखना है। क्लियर है, देखते चलिए। उसके बाद हम आ जाते हैं बैलाडीला की पहाड़ी में। कहा जाते हैं, बैलाडीला की पहाड़ी, कहां जाएंगे, बैलाडीला पहाड़ी, कहां, बैलाडीला। सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि बैलाडीला पहाड़ी है किस जिले में, किस जिले में बैलाडीला पहाड़ी है, तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा जिला में। बैलाडीला पहाड़ी की आपको खासियत याद रखना है कि भारत देश के सबसे पुरातन या सबसे प्राचीनतम शैलों से बना है। बैलाडीला की पहाड़ी आपको मिलेगा धारवाड़ चट्टान, और जहां धारवाड़ चट्टान मिलेगा वहां आपको मिलेगा लोहा, और दो चीज, लोहा और टीन, लोहा और टीन। मुख्य रूप से बैलाडीला की पहाड़ी में मिलेगा लोहा, आपको याद रखना है। बैलाडीला पहाड़ी और मालिंगर क्षेत्र में आपको बताया लोहा, ठीक है, सबसे पुरातन शैलों से बना है। साथ ही साथ यहां आपको इस बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है, नंदीराज चोटी। कौन सा, नंदीराज चोटी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन है सर, तो गौरलाटा, गौरलाटा 1225 मीटर ऊंचाई, और नंदीराज चोटी है आपका 1210 मीटर ऊंचाई। नंदीराज चोटी, बैल और नंदी का जोड़ी बन रहा है, बैलाडीला पहाड़ी में नंदीराज चोटी, बैल और नंदी आपको याद रखना, बैलाडीला पहाड़ी में नंदीराज चोटी 1210 मीटर ऊंचाई। दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी और छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आपको याद रखना। सबसे पुरातन शैलों से बनेगा, लोहा मिलेगा, इस लोहा को निकालेंगे और निकाल करके आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजेंगे। कहां भेजेंगे, जापान भेजेंगे, ठीक है। सबसे पुरातन शैलों से बना है, सबसे ऊंची चोटी है, यहां से लोहा मिलेगा, लोहा निकालेंगे और बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहां भेजेंगे, जापान भेजेंगे, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा मशीनीकृत, सबसे बड़ा मशीनीकृत लौह अयस्क का एक खदान है, ये भी याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा मशीनीकृत आपका लौह अयस्क खदान कौन सा, बैलाडीला पहाड़ी। क्लियर, याद करते चलिए। तो खनिज हुआ, बैलाडीला की पहाड़ी हो गया, आपका टीन की बात कर लिया अपन, और भूसारास घाटी और भूसाराम में मिलेगा ग्रेनाइट। क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह यहां आपको मिलेगा बारसूर।
कौन सा जगह भाई? बारसूर। सबसे पहला क्वेश्चन तो बारसूर है किस जिले में? तो बारसूर दंतेवाड़ा जिला आपको याद रखना है। कुछ इतिहास की बात करेंगे अब, ध्यान से सुनते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है। किसकी बात करेंगे? इतिहास की। क्लियर है? ध्यान से सुनिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये जो आपका आज वर्तमान स्थिति में दिख रहा है बारसूर, और यहां आपको मिलेगा बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात। बारसूर से लेकर के चित्रकोट वाला इलाका, बारसूर से लेकर के ये पूरा का पूरा चित्रकोट वाला जो इलाका है, हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी की। कब की बात कर रहे हैं? 11वीं शताब्दी। इस 11वीं शताब्दी में ये जो आपका बारसूर है और बारसूर से लेकर के जो चित्रकोट वाला इलाका है, ये 11वीं शताब्दी में आपका चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? चक्रकोट या भ्रमरकोट नाम से प्रसिद्ध था। चक्रकोट या भ्रमरकोट नाम से प्रसिद्ध था। और इस चक्रकोट या भ्रमरकोट वाले क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में यहां छिंदक नाग वंश, छिंदक नाग डायनेस्टी, छिंदक नाग वंश का शासन था। किसका शासन था? छिंदक नाग वंश का। और इस छिंदक नाग वंश के संस्थापक भी आपको बता देता हूं, नृपति भूषण को याद रखना है। किसको? नृपति भूषण, नृपति भूषण। लगभग 1023 से 1323 तक इनका इस क्षेत्र पर शासन था। किनका? छिंदक नाग वंश का। और इसी नृपति भूषण के बाद इस छिंदक नाग वंश में धारावर्ष नाम के एक राजा हो जाएंगे। क्या नाम? धारावर्ष को नहीं भूलना है आज के बाद। धारावर्ष की पत्नी से भी मिलवा देता हूं मैं, आपको याद रखना है इसकी पत्नी गुंड महादेवी। क्या नाम? गुंड महादेवी। क्या नाम? गुंड महादेवी। और इसके बच्चे को भी याद रखना है, राजा सोमेश्वर देव। क्या नाम? राजा सोमेश्वर देव। राजा सोमेश्वर देव के बारे में बस आपको नाम बता रहा हूं। आगे अगर कुछ इतिहास की चीजें हम पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, कोई याद रखना। तो जब धारावर्ष राजा बने तो उनकी पत्नी जो है गुंड महादेवी, वो आकर के उनसे कहती है कि राजा जी, आप राजा तो बन गए, शासक तो बन गए, परंतु ऐसा कोई कार्य करिए कि आने वाली पुस्तें आपको याद रखें, आने वाली पुस्तें आपको याद रखें। धारावर्ष के मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्या काम किया जाए भाई, ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया। वो भी पत्नी जी बोली है, समझ में आ रहा है, तो करना है, मतलब करना चाहिए। तो अब धारावर्ष के मन में जब प्रश्न है तो ऐसा क्या काम किया जाए कि आने वाले पुस्तें आपको याद रखे, मतलब मुझे याद रखे बोल रहे धारावर्ष। तब तो आप याद कर रहे हो क्या उसको? ठीक। तो धारावर्ष का ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए धारावर्ष ने अपने प्रमुख सामंत या मंत्री, जिसका नाम चंद्रादित्य को याद रखा। क्या नाम? चंद्रादित्य। इस चंद्रादित्य को उन्होंने बुलाया और बोल करके कहा कि चंद्रादित्य, ऐसा हम क्या काम करें कि आने वाली पुस्तें हमें याद रखें, आने वाली पुस्तें हमें याद रखें। तो चंद्रादित्य बहुत दिमाग वाला बुद्धिमान व्यक्ति बोले, महाराज आप धर्म से जुड़ी हुई काम करें, जब जब धर्म को याद किया जाएगा तब तब आपको भी याद किया जाएगा। ठीक। तो धारावर्ष ने तत्काल प्रभाव से इस चंद्रादित्य को आदेश किया कि एक विशेष ऐसे पवित्र स्थल की खोज कीजिए जो किसी न किसी नदी के किनारे पवित्र स्थल हो। तो चंद्रादित्य ने इंद्रावती नदी के किनारे इसी बारसूर नाम की जगह की खोज की, और यहां धारावर्ष के कहने पर चंद्रादित्य ने सबसे पहले मामा भाचा मंदिर, कौन सा मंदिर? मामा भाचा मंदिर, मामा भाचा मंदिर बना दिया। ऐसा इतिहास में उल्लेख है, जनश्रुति है, कहा जा सकता है कि चंद्रादित्य ने मामा और भांचा, रिश्ते में मामा और भांचा लगने वाले दो व्यक्तियों को इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया था, और उस मामा और भांचा ने मिल करके एक ही दिन में इस मंदिर को बना दिया था, एक ही दिन में, और तब से इस मंदिर का नाम मामा भांचा मंदिर हो गया है। परंतु वर्तमान में आप देखेंगे जाकर के तो यह शिव जी का मंदिर है।
कौन सा मंदिर है भाई? शिव जी का मंदिर है, याद रखना, शिव जी का मंदिर। क्लियर? दूसरा मामा भाचा मंदिर पहला बना दिया, दूसरा बना दिया बत्तीसा मंदिर। कौन सा? बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर, ये जो बत्तीसा मंदिर है, ये 16 खंभा इधर और 16 खंभा इधर, 32 खंभों पर टिका हुआ ये मंदिर है, इसीलिए इसका नाम बत्तीसा मंदिर है। और उस जमाने में पता नहीं, मतलब इतना अद्भुत ये मंदिर है, आप जाकर के देखिएगा, बहुत जबरदस्त मंदिर। ऐसा लगेगा मानो देखो 16 खंभा इधर, एक शिव जी का शिवलिंग रखा है बकायदा, जस्ट सामने आपका काले पत्थर से बना हुआ नंदी की प्रतिमा, और जस्ट सेम ना सेम, मतलब बिल्कुल भी अंतर, मानो ऐसा लगेगा जैसे मिरर रखा है। जुड़वा शिवलिंग कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? जुड़वा शिवलिंग। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर है जहां जुड़वा शिवलिंग एकदम डिट्टो, जैसा ये वाला शिवलिंग है वैसे ही वो वाला, मतलब एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग आपको मिलेगा, और जिस जैसा वो शिवलिंग का डिजाइन है, सेम हाइट है, सारा चीज, जितना लेंथ है, जितना चौड़ाई लंबाई, सारा उसी प्रकार से नंदी भी है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। क्लियर है? याद करते चलना है। ये आपका हो गया जुड़वा शिवलिंग। कौन सा मंदिर? बत्तीसा मंदिर। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर के सामने काले पत्थर से बनी हुई नंदी की प्रतिमा? तो आंसर क्या लेना है? बत्तीसा मंदिर लेना है। तो ये भी शिव जी का मंदिर है, और जहां शिव जी मिलेंगे वहां आपको मिलेगा शैव धर्म, आंसर लगाना है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म लगाना है। मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, और चंद्रादित्य तो बुद्धिमान था, ये बोला महाराज आप ही बस को क्यों याद रखे, मुझे भी याद रख ले, बोल रहा है मुझे भी आने वाली जनता याद रख ले। पूछते याद, अपने नाम से चंद्रादित्य मंदिर बनवा दिया, अपने नाम से चंद्रादित्य मंदिर। ये भी शिव जी का मंदिर है, जाकर के देखिएगा, बढ़िया। और इसी चंद्रादित्य मंदिर के प्रांगण में गणेश जी की विशाल प्रतिमा, गणेश की, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पत्थर से निर्मित गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित करते। तो इतना काम आपका कर दिया कौन? चंद्रादित्य। किसके कहने पर? धारावर्ष के कहने पर। कहा? बारसूर। क्लियर? तो धारावर्ष की पत्नी गुंड महादेवी, बेटा सोमेश्वर देव, और मंत्री आपका चंद्रादित्य। धारावर्ष के कहने पर 11वीं शताब्दी में बारसूर में चंद्रादित्य के द्वारा मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्य सरोवर भी आपको याद रखना, उसने एक तालाब भी बनवाया है यहाँ अपने ही नाम से, चंद्रादित्य सरोवर, और गणेश जी की विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित कर। तो इतना काम धारावर्ष के कहने पर चंद्रादित्य ने करा दिया। कहां? बारसूर। सारा का सारा शैव धर्म से संबंधित आपका मंदिर है। ठीक है, ये तो हो गया चंद्रादित्य। और भी कुछ कुछ चीजें हैं बारसूर के आसपास। एक आपका है ढोलकल गणेश। ढोलकल गणेश थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इन्हीं छिंदक नागवंश के शासकों ने बनवाया, पर किसने बनवाया है इसका उल्लेख नहीं है। और मावली माता का मंदिर, क्या है? मावली माता मंदिर। इतना आपको याद रखना है बारसूर से। क्लियर? ढोलकल गणेश और मावली माता मंदिर, ये आप 5वां, 6वां और 7 चीजें आपको याद रखनी। कहां से? बारसूर से। और बारसूर का इतिहास याद रखना है। कौन सा वंश? छिंदकनाग वंश। कब की बात कर रहे? तो 11वीं शताब्दी। क्लियर? उसके बाद आप आ जाएंगे, देखिए, एक तो NH 63 जा रहा है आपका जगदलपुर से, गीदम से, भैरमगढ़ से, बीजापुर से, भोपालपट्टनम NH 63 जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गीदम से दंतेवाड़ा NH 163 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 163 है। 12 किलोमीटर लंबाई। कितना? 12 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे लंबा कौन सा है? तो NH 30 है। कितना है? तो 636 किलोमीटर है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो गीदम से दंतेवाड़ा NH 163 है। कितना किलोमीटर? तो 12 किलोमीटर। उसके बाद आप आ जाइए दंतेवाड़ा। क्लियर? दंतेवाड़ा सबसे पहले आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा जो शहर है ये डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है। डंकिनी और शंखिनी
नदी के संगम पर दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में, कब की बात देखो, ध्यान से सुनते जाना है। दंतेवाड़ा, इस दंतेवाड़ा के ग्राम तराला को याद रखना है, दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में यहां है आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर। क्या है? दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर याद रखना है। अब जब भी दंतेश्वरी माता मंदिर आप याद रखें, आपको चलना है 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी आपको याद रखना है। और यहां याद रखना है आपको काकतीय वंश। किसको याद रखना है? काकतीय वंश को याद, काकतीय वंश को नहीं भूलना है ना। किसको? काकतीय वंश। कब की बात करें? 14वीं शताब्दी। और इस 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के एक राजा हुए, राजा का नाम याद रखना है अन्नमदेव। आज के बाद इस अन्नमदेव को नहीं भूलना है आपको। क्या नाम? अन्नमदेव। काकतीय वंश का ये राजा अन्नमदेव। अच्छा, अन्नमदेव काकतीय था कि चालुक्य था? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि काकतीय था कि चालुक्य था। समझ में आ रहा है ना? आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? चालुक्य था कि काकतीय था? अगर चालुक्य था तो कैसे काकतीय हो गया? समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजों को समझना है। अभी नहीं समझाऊंगा, आगे समझेंगे। आपको पता है तो बताना है। तो इसी काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव ने 14वीं शताब्दी में दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में डंकरी शंखी नदी के तट पर इस दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण कराया है। वापस एक बार, काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव ने 14वीं शताब्दी में दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में डंकरी शंखिनी नदी के तट पर दंतेश्वरी माता का मंदिर। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है। काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव ने 14वीं शताब्दी में दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। अब ये तो देखो, इतिहास में अलग अलग तरीके की बातें हैं। दंतेश्वरी मंदिर को बनाया 100% काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव ने, ये एकदम श्योर है। अब उससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कहानी कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जनश्रुति ऐसी है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो दंतेश्वरी माता का जो मूर्ति है, ये वारंगल के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर ये मूर्ति रखा हुआ था। और दंतेश्वरी माता का ये जो मूर्ति है, इस दंतेश्वरी माता, वैसे ही जो अन्नमदेव पहले से देवी भक्त था, अचानक जंगल पर उसको ये मूर्ति दिखाई दी और उसी मूर्ति की तपस्या उसने वहीं उसी स्थान पर करना शुरू कर दिया, मूर्ति को सामने रखकर। और लोगों का ऐसा बोलना है, कहानी इसलिए सुना रहा हूं, देखो चीजें आपको याद रहे, सुनते चलना है। वारंगल के जंगलों पर यह मूर्ति रखी हुई थी। अब अन्नमदेव का नजर पड़ा, अन्नमदेव ने उस मूर्ति को व्यवस्थित रूप से उस जगह को साफ करके उसी जगह पर तपस्या करना शुरू कर दिया। और उसके तपस्या से खुश होकर दंतेश्वरी माता प्रकट हो गई। दंतेश्वरी माता आकर के बोली कि बच्चा, क्या चाहिए तुझे? क्यों मेरी इतनी तपस्या कर रहा है? बोल, क्या दुख है और क्या चाहिए तुझे? तो ये तो राजा था, राजा आदमी, ठीक, फिर भी ठीक, ये चाहता था एक विशाल साम्राज्य। विशाल, हर कोई राजा आज नहीं तो कल युद्ध लड़ा है, और युद्ध लड़ करके साम्राज्य विस्तार किया है। राजाओं की बात छोड़ दो, आप लोग भी एक प्लाट से 2 प्लाट चाहिए, नहीं चाहिए? एक तो घर से 2 घर चाहिए, नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था अभी। तो माता जी को ये बोलता है कि माता जी, मुझे एक विशाल साम्राज्य चाहिए। माता जी बोलती है, ठीक है बेटा, परंतु मेरी ये 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें। पहली शर्त, इस मूर्ति को तू उठा करके जितने भी दूर पैदल लेकर के चलेगा, उतना पूरा साम्राज्य हो जाएगा तेरा। पहला शर्त।
दूसरा शर्त, जिस श्रद्धा और भक्ति से तूने मेरी तपस्या की है, उसी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा करके, विश्वास करके आपको चलते चलना है। मैं आपके पीछे पीछे आते जा रही हूं। गलती से भी मुझ पर मेरे उस विश्वास को या अपने उस विश्वास को तोड़ करके आप पीछे पलट करके नहीं देखना। यदि आप पीछे पलट करके देखते हैं तो जिस स्थान पर आपने पीछे पलटा है उसी स्थान पर इस मूर्ति को स्थापित कर आपको मंदिर बनाना पड़ेगा। अन्नम जो बोलता है ठीक है माता जी, और उस मूर्ति को पकड़ करके वो चलना शुरू करता है। और चलते 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 जब डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर पहुंचता है तो वो पीछे पलट करके देख डालता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जिसे पीछे पलट करके देखता है? तो अभी तक तो जब पीछे 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 माता जी जब आ रही थी तो माता जी के घुंघरू का आवाज उसको आ रहा था, परंतु जैसे ही डंकिनी और शंखिनी नदी पर वो आता है, रेत और रेत में पानी, माता जी के घुंघरू का आवाज आना बंद हो जाता है और उसे लगता है कि माता जी पीछे नहीं आ रही, और पीछे पलट करके देखता है। और जैसे ही पीछे पलट करके देखता है वो मूर्ति इतनी भारी हो जाती है और उसी मूर्ति को वहां स्थापित करके वो दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण करता है। कहानी इसलिए बताया जा रहा है चीजें आपको याद रहे, ठीक है? कहानी है, सुनना है, चीजें याद करनी है, याद करने के लिए चीजें का उपयोग करना है। कितना सच है कितना झूठ पर उस पर नहीं जाना है। क्लियर है? मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद सबको मिलेगा, चिंता कोई बात नहीं। ठीक, अब दंतेवाड़ा के ग्राम तराला में दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण हो गया। कब हो गया? तो 14वीं शताब्दी में हो गया। अब क्या होता है, इसी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में माड़िया जनजाति के लोग, कौन सा जनजाति? माड़िया जनजाति। इस माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा यहां नरबलि प्रथा मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा मनाया। और जब अंग्रेजों का शासन जब यहां आया तो उन्होंने 1842 को नहीं भूलना है। कब? 1842 को नहीं भूलना। 1842 मतलब 1842 ना, 1842 में अंग्रेजों के द्वारा इस नरबलि प्रथा को, जो माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा था, उस नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि बोले आज से कोई नरबलि। नरबलि का मतलब यह है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ जवान, नर 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 बोला जा रहा है, नर जिसकी बलि दी जाती थी। आज भी वो पत्थर है मंदिर में जिस पत्थर पर रख करके नरबलि दिया जाता था, आप जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? उस नरबलि प्रथा को 1842 में अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया। और माड़िया जनजाति के लोग थोड़े अंधविश्वास में थे। उनका यह मानना था कि अगर नरबलि प्रथा खत्म हो जाए तो डंकिनी शंखिनी नदी पर बाढ़ आ जाए, डंकिनी शंखिनी नदी का पानी सूख जाए, हो सकता है भूकंप आ जाए, माता जी नाराज हो जाए। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, माड़िया जनजाति का एक व्यक्ति याद रखना है, हिड़मा मांझी। क्या नाम? हिड़मा मांझी। हिड़मा मांझी। ठीक, हिड़मा मांझी के नेतृत्व में माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा इस नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में मेरिया विद्रोह किया गया। क्या विद्रोह किया गया? मेरिया विद्रोह। कब किया गया? 1842 में। मेरिया विद्रोह कब किया गया? 1842। ये जो मेरिया शब्द कहां से आ गया सर? मेरिया, मान लो इस व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स व्यक्ति है, इस साल इस नर का बलि दिया जाना है, मतलब जिस साल, अगर उस साल जिस भी व्यक्ति का बलि दिया जाना है उस व्यक्ति को मेरिया नाम से बुलाया जाता था। मेरिया बोल दिया इसको, मतलब इसका काम खत्म है इस साल। समझ में आ रहा है? तो यहीं से नाम आया मेरिया। जिस व्यक्ति की बलि दिया जाना था उसे, या दिया जाता था उसे मेरिया कहकर बुलाया जाता था, और यहीं से इस नाम आ गया मेरिया विद्रोह। आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे आएगा? मेरिया विद्रोह कब हुआ? 1842। नेता कौन? तो हिड़मा मांझी। किस जनजाति के द्वारा? तो माड़िया जनजाति के द्वारा। क्लियर? अब ये जो नरबलि प्रथा वापस शुरू करी, नरबलि प्रथा वापस शुरू करे करके ये क्या हो रहा है? विद्रोह चल रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध।
अंग्रेजों ने देखा देखा देखा, कुछ दिन बाद इसकी जांच करने के लिए देखते हैं भी कि कौन व्यक्ति है जो इस माड़िया जनजाति के लोगों को भड़का रहा है या इस नरबलि प्रथा को वापस शुरू करने के लिए मेरिया विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। जांच करने के लिए मैकफरसन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया। मैकफरसन, क्या नाम? मैकफरसन। मैकफरसन आया, जांच किया और जांच करके बताया कि कौन है नेता, हिडमा मांझी नेता। किसको बताया? तो कैंपवेल, क्या नाम? कैंपवेल, ठीक है। इस कैंपवेल को बताया और कैंपवेल ने तत्काल प्रभाव से, किसने? कैंपवेल। उस कैंपवेल ने तत्काल प्रभाव से ये जो मेरिया विद्रोह चल रहा था उसका दमन कर दिया और ये विद्रोह जो हो जाएगा असफल। आज भी वहां नरबलि प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो 1842 में मेरिया विद्रोह, नेता कौन? तो हिडमा मांझी। मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, ऐसा याद रखना। हिडमा मांझी, मेरिया मांझी। मेरिया विद्रोह, नेता कौन? हिडमा मांझी। मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, मेरिया मांझी, हिडमा मांझी। जांच करता कौन? तो मैकफरसन। दमन करता कौन? तो कैंपवेल। कब की बात करें? तो 1842। ये दंतेवाड़ा से ना, दंतेश्वर मंदिर से पूरा जो कहानी आपको बताया, सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक प्रश्न यहां से अगर बने तो आपको उत्तर 100% श्योरिटी के साथ आपको उत्तर लगाना है। क्लियर? दंतेवाड़ा, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा। फिर आ जाते हैं आपका दंतेवाड़ा के बाद आपका बचेली दिख रहा है और किरंदुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बचेली और किरंदुल। आज के बाद आपको अगर एनएमडीसी दिखा, एनएमडीसी अगर दिखाई भी दे दिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात कर रहे हैं, एनएमडीसी, आज के बाद एनएमडीसी दिखा मतलब 68, 80, 88 मुश्त निकलना चाहिए। एनएमडीसी 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88 बोलना है। एनएमडीसी 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88। बार बार बोलना है ना मेरे साथ, जहां भी मेरे क्लास में बैठे हो मतलब बोलते रहना है, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। जहां भी हो, जैसे भी हो, एनएमडीसी बोलना मतलब किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला 1968, 80, 88। मतलब एनएमडीसी की पहली इकाई कब लगा? तो 1968। कहां लगा? तो किरंदुल। दूसरी इकाई कब लगा? 1980। कहां लगा? तो बचेली। तीसरी इकाई कब लगा? 1988। और कहां लगा? तो बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में 3 एनएमडीसी की इकाई ऑलरेडी दंतेवाड़ा में कार्यरत है। चौथा आपका बनाया जा रहा है नगरनार में। नगरनार कौन से जिला? तो बस्तर जिला। आपको याद रखना है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, केंद्र सरकार का यह उपक्रम है। इसका काम है खनिजों का उत्खनन और संवर्धन, संरक्षण करना। ठीक, 1968, 80, 88, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला याद करते चलना। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनएमडीसी। ठीक है, याद करते चलिए। उसके बाद आ जाइए आप इधर, आ जाइए समलूर आ जाना है। क्या? समलूर बहुत फेमस करली महादेव मंदिर। महादेव मंदिर दंतेवाड़ा में 2 जगह मिलेगा। समलूर में करली महादेव मंदिर, ये फोटो बनाए थे, करली महादेव मंदिर। और आप आ जाएंगे मालागुंडा। मालागुंडा क्या जगह? मालागुंडा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। समलूर में करली महादेव मंदिर और मालागुंडा में सर्वेश्वर महादेव मंदिर। वापस एक बार, समलूर में करली महादेव मंदिर और मालागुंडा में आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर। क्लियर है? याद करते चलना है। समलूर आपको
करली महादेव मंदिर और मालागुंडा में सर्वेश्वर महादेव मंदिर आपको याद रखना है। क्लियर? टेकनार यहां का औद्योगिक विकास केंद्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर या औद्योगिक विकास केंद्र या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? टेकनार औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है, पूछा जा सकता है आपको। क्लियर? याद रहेगा। यहां आपको डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से डंकिनी नदी और बैलाडीला पहाड़ी नंदीराज चोटी से शंखिनी नदी और इसी डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर। डंकिनी शंखिनी नदी छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, डंकिनी और शंखिनी। इन देखो डंकिनी और शंखिनी दोनों प्रदूषित है ना, बहुत ज्यादा। मतलब छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में दो नदियों का नाम आएगा, डंकिनी और शंखिनी, डंकिनी और शंखिनी। लेकिन अगर पूछा जाए दोनों में ज्यादा आपको प्रदूषित कौन सा है, तो शंखिनी याद रखें, जिसमें आपका ख आ रहा है। ख मतलब ज्यादा खराब है, सीधा बात है, ख मतलब ज्यादा खराब है। बैलाडीला पहाड़ी नंदीराज चोटी से शंखिनी नदी, पूछा हुआ प्रश्न बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल रक्ताभ लाल है या वाटर ब्लड रेड है? जल रक्ताभ लाल क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ी मिलेगा लोहा और लोहा की मात्रा इसमें जब आएगी तो इसका रंग हो जाएगा लाल। तो कौन सी नदी का जल रक्ताभ लाल है? शंखिनी आंसर लेना है। दोनों में ज्यादा प्रदूषित कौन है, तो शंखिनी आपको याद रखना है। डंकिनी नदी पर सूरतगढ़ जलप्रपात, बरसात में और भी बहुत से वाटरफॉल बनेंगे, पुलपाड़ इंदुल, झारा लावा, रामबुट्टी और मेंद्री घुमर और हाथी दरा। फुलपाड़ इंदुल, झारा लावा, रामबुट्टी, मेंद्री घुमर या उसी को हाथी दरा जलप्रपात जो बोलेंगे। ठीक है, फुलपाड़ इंदुल, झारा लावा, रामबुट्टी, मेंद्री घुमर या हाथी दरा। साथ ही इंद्रावती नदी पर आपको मिलेगा 7 धारा जलप्रपात। क्या मिलेगा? 7 धारा जलप्रपात। देखिए इसमें बहुत से लोगों का डाउट हो जाएगा, अरे सर ये तो बीजापुर में दिया है, ये तो दंतेवाड़ा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में देखो जैसा मैं बनाया, एक्चुअल में दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमा पर है ये। परंतु यदि ऑप्शन में आ रहा है आपको कि 7 धारा जलप्रपात किस जिले में है, अगर दंतेवाड़ा ऑप्शन में है तो दंतेवाड़ा लीजिए, यदि ऑप्शन में दंतेवाड़ा नहीं है तो बीजापुर जाना है, क्योंकि इंद्रावती नदी की 7 अलग अलग धाराएं आएगी और आकर के एक जलप्रपात बनाती है जिसे हम 7 धारा जलप्रपात कहते हैं। 7 धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, दंतेवाड़ा जिला आप लीजिएगा, नहीं रहेगा तो बीजापुर जा सकते हैं। 7 धारा ना, इंद्रावती नदी की 7 अलग अलग धाराएं आकर के गिरेगी और गिर करके जलप्रपात बनाएगी, नाम उसका 7 धारा जलप्रपात। उन 7 धाराओं का नाम याद रखना है आपको। शिव धारा, शिवचित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। ये 7 आपको धारा याद रखना। शिव, शिवचित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। 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 ये 7 धाराएं आएंगी और आकर के गिरेगी और क्या बना लेगी? 7 धारा जलप्रपात। नदी कौन सा? इंद्रावती नदी। अब देखिए 7 धारा जलप्रपात दंतेवाड़ा, लेकिन 7 देवधारा जलप्रपात आपका महासमुंद में है और देवधारा जलप्रपात गरियाबंद में है। देखो तीनों में अंतर है, तीनों में कंफ्यूजिंग होता है और इसी कंफ्यूजिंग का फायदा उठाएगा आपको पीएससी या तो आप। 7 धारा दंतेवाड़ा नहीं है तो बीजापुर, 7 देवधारा महासमुंद और देवधारा गरियाबंद, आपको याद रखना है। क्लियर? मालागुंडा में आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर और सर्वाधिक टीन का भंडार आपका कटेक कल्याण याद रखना है। तो इतना जो चीज मैं आपको बताया हूं दंतेवाड़ा से, इतना आप पढ़ करके जाइए और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा
और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको चीजें समझ आई है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन आपको याद हुआ होगा तो बघेल ट्यूटोरियल्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। मैं उमेश बघेल आपका फिर से बघेल ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।